नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। अब की बात 50 दिन की बात है। जी हां, एक से ज्यादा हफ्ता बीत गया है, 9 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 50 दिन का जो टाइम है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए। नोट की चोट का जख्म अभी हमें मिटता नजर नहीं आ रहा है। मुसीबत खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 50 दिन की मोहलत मांगी है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये जो 50 दिन होंगे, इनमें आम आदमी के हालात क्या होंगे, आम आदमियों को किन परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, इसका अंदाजा तो आपको 9 दिन में ही लग गया होगा। खैर, कुछ वर्गों को राहत देते हुए सरकार ने कुछ नए फैसले लिए हैं। शादी की लिमिट 2.5 लाख कर दी गई है, यानी जिनके घरों में शादी है वो 2.5 लाख रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं। किसान भाइयों के लिए भी राहत देने की बात की गई है। किसानों के लिए 25,000 और ट्रेडर्स के लिए, यानी जो बिजनेसमैन है, वो 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। 50,000 रुपए की लिमिट है उनकी। सरकार के इस फैसले से कई वर्गों को बेशक थोड़ी सी राहत मिल रही हो, लेकिन उस तबके का क्या होगा जिसके पैसों की वजह से, या यूं कहिए कि पैसे होते हुए भी जो नई करेंसी है वो ना होने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी, जिसकी पंजाबी में कहें तो झंड हो गई है। आज उस तबके की बात करेंगे। सरकार की जो मुश्किलात है उनको समझेंगे। इस कदम को पूरा देश इसकी सराहना कर रहा है, उसके पीछे की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष के कुछ गुट क्यों हाय हाय करते हुए सड़कों पर बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि यह है आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। और हम बिग डिबेट शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नोट की चोट पर मोदी सरकार ने एक बार फिर मरहम लगाने की कोशिश की है। लोगों की मुसीबत को देखते हुए गुरुवार को सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए। शादी के इस मौसम में सरकार ने दुल्हन का दर्द कम करने की कोशिश की है, यानी शुक्रवार से शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए तक निकाले जा सकेंगे। Marriage for wedding ceremonies which are going on up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. सरकार का दूसरा बड़ा ऐलान किसानों के लिए है। अब किसान एक हफ्ते में 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं कृषि के रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए रखी गई है। Been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to 25,000 rupees per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, and this will also apply to the Kisan credit cards. So up to 25,000 rupees per week the farmers can draw in cash. So the traders who are registered with the APMC markets, they will be permitted to draw rupees 50,000 per week. सरकार ने अब पुराने नोट बदलने की लिमिट भी घटा दी है। ये लिमिट 4500 से घटाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से लोगों को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये तो बात रही मुहर्रम की, लेकिन अब जख्म जो लोगों के दिलो दिमाग में है या उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, उस जख्म से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। 1,000 और 500 के नोट बंद हुए, जैसा हमने कहा कि एक हफ्ता, या बिल्कुल सही कहें तो 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिक्कत का तो कोई कभी नहीं, दिक्कत की तो मेरा शरीर निकाल करते आना पड़ा, पैसा की मारी। 95 साल की इस बुजुर्ग महिला का दर्द ये बयां करने के लिए काफी है कि नोटबंदी से परेशानी आम नहीं है।
ये लंबी कतारें बयां करने के लिए काफी हैं कि नोटबंदी हर किसी को रुला रही है। मेरे लिए ये परेशानी है, बच्चे के लिए ना रोटी है ना टूक है, तो पैसा है नहीं तो रोटी कहाँ से बने, ना नोन है ना मिर्च है, 3 दिन होगा और इधर परेशानी हमारे 3 बच्चा बिना माँ का उन्हें छोड़ गाँव है, कोई पैसा नहीं बना दे रहा। नोटबंदी के 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कैश की किल्लत अभी भी बरकरार है। बैंकों और एटीएम पर लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि स्याही की शुरुआत से कुछ राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। उसी का देखेंगे, स्याही लगा दी, लोग कैश करा दिया, जितना होता है करा लिया, जो हफ्ते बाद हो अपना करा लेंगे बस। पैसों के बिना किसी का कोई काम रुका है तो कोई 2 वक्त की रोटी से महरूम है। कुल मिलाकर अब इंतजार उस दिन का है जब सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये 2 स्पेशल रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, जिसके जरिए हमने खुद समझा और आपको समझाने की कोशिश की कि 9 दिन के बाद नोटबंदी जो हुई है उसका असर हमारे देश में हो क्या रहा है। और आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ एक बहुत बड़ा वरिष्ठ पैनल मौजूद है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रंजीता मेहता जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दलबीर धनखड़ साहब, आईएनएलडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण ढुल साहब चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा आज एक और शख्सियत हमारे कार्यक्रम में है, दिवाकर सहूजा साहब, आप बिजनेसमैन हैं, फिल्म्स में भी काम करते रहे हैं, नए नए कंसेप्ट भी देश को लेकर आते रहे। कुल मिलाकर बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट आप करेंगे। साहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोविंद ठुकराल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और ये जो परिचर्चा होगी इसमें विश्लेषण करने के लिए मेरी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठुकराल साहब। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण ढुल साहब, ये जो आखिरी स्टोरी हम दिखा रहे थे तो उसमें आखिरी लाइन ये थी कि कुछ दिनों के बाद वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। इसकी उम्मीद हम कैसे करें? हालांकि मायने इस लाइन के 2 निकलते हैं कि वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। पहले लोग 1000 के नोट को छुपा के रखते थे, अब 2000 का छुपा के रख लेंगे। लेकिन हमारा तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से बैंक में जाने से पहले आम आदमी को कुछ मिनटों के बाद पैसे मिल जाते थे, लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता था, वो दिन कब आएंगे? देखिए मुकेश जी, निश्चित तौर पर जब किसी भी व्यवस्था में बहुत बड़ा और भारी परिवर्तन किया जाता है तो उसके कुछ परिणाम सुखद होते हैं और कुछ दुखद परिणाम भी आते हैं। ये जो मोदी जी का फैसला था निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है, और आज जो लोग परेशान हैं वो भी कल इस फैसले को बिल्कुल सराहेंगे। हाँ, कुछ टेक्निकल जरूर इसमें त्रुटियां रही जैसे, लेकिन अगर इसको भी अगर पहले डिस्क्लोज कर दिया जाता तो वो जो काले धन के चोर हैं वो इस शिकंजे में नहीं फंस पाते। अब आपको लग रहा है कि वो जो काले धन के चोर हैं वो शिकंजे में फंस गए? निश्चित तौर पर अभी जब आप ये देखें ना कि निश्चित तौर पर कुछ समय हमें तो जो लाइनों में खड़े दिख रहे हैं ढुल साहब, हाँ मैडम आपके पास आएंगे, मैडम आपके पास आएंगे। वो जो लोग जो लाइनों में लगे हुए हैं वो अधिकतर हमें जो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जमा कराने के लिए लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो अधिकांश माइग्रेटेड लेबर के लोग हैं, वो अधिकांश जो रिक्शा चलाते हैं वो लोग हैं। वो ऐसा लग रहा है उन लोगों को हायर कर लिया और उनको लाइन में खड़ा कर दिया। नहीं, ये किसी की अपना एक तरीका हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। कैसा तरीका? जो आप कह रहे हैं ना कि माइग्रेटेड लेबर है, किसी ने उसको लाइन में खड़ा कर दिया, उसके बदले में भी उसका कुछ ना कुछ भला ही हो रहा होगा। अच्छा, आप देखिए, जी मैडम इनको पहले बोलने दीजिए ना, इनको काउंटर करने के लिए बैठे ना, आपके पास आ रहे हैं। पूरा 1 घंटे का बुलवा लीजिए। नहीं, मैडम से बुलवाएंगे आज। आज मैडम को सबसे ज्यादा मौका देंगे। लेकिन मैडम पहले आप हम पे विश्वास रखिए, रंजीता जी विश्वास रखिए। अगर आपको लगे कि हम इनको फेवर कर रहे हैं तो आप इंटरप्ट कीजिएगा। पहले तो हम इनके मुंह से जो कह रहे हैं
उसी पे बात उसके बाद आप करें। बता अच्छा दीजिए ये जब बताइए, आपका ये वाला जो जुमला आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं उन लोगों को फायदा हो रहा होगा, समझदार हैं आप भी और हम भी, मतलब वो कमीशन के तौर पे कुछ पैसा उनको मिल रहा होगा कि जा भाई मेरे 50,000 रुपए जमा कराया, 5,000 मैं तेरे को दे दूंगा, उस वाले फायदे की बात कर रहे हैं। और उसी फायदे को भुनाते हुए फिर ऐसा फायदा 15 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा जन धन योजनाओं में, या जो मोदी साहब वायदा कर रहे थे, कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी, हाँ। मैंने ये कहा कि जब किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन किया जाता है, हाँ। तो उसकी चोट नीचे भी लगती है और ऊपर के लोगों को भी लगती है। हाँ। आप लोगों ने कभी इस मर्म को या इस चीज को कभी नहीं दिखा पाए पहले कि उस गरीब को पूरा दिन दिहाड़ी करने के बाद अच्छा। जब वो 500 रुपए का नोट लेकर के जाता था और वो नकली मिल जाता था, हाँ। तो उसके बलबूते पर क्या गुजरती थी। जो नकली करेंसी हाँ। पूरे देश को अंदर से खाए जा रही थी, हाँ। जो मुस्लिम जिहादी लोग 500 रुपए के नोट के पीछे हमारे सेना के जवानों पर कंकर फेंकते थे, हाँ। ऐसे लोग जो इस देश को बेचने में लगे हुए थे, हाँ। उन लोगों की बेचैनी पर चलिए आपको वापस आऊंगा। मैं जानता हूं आज आप प्रवचन सुन के आ रहे हैं, और वो प्रवचन आप हमें दे रहे हैं। वापस आपके पास लौटूंगा। रंजीता मेहता, आप भूल जाइए कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप ये भी भूल जाइए कि आपको भारतीय जनता पार्टी की बुराई करनी है। मैं आपसे एक महिला के तौर पे ये सवाल पूछता हूं कि एक आम जो गृहिणी है, जो नौकरी पेशा नहीं है, उस महिला पर इस नोटबंदी का क्या असर हुआ है? देखिए, आज अगर सबसे बड़ा असर हुआ है तो उस महिला पे हुआ है जो कि ना बाहर जाती है, ना नोट कमाती है, ना ही किसी की बैंक अकाउंट में उसका खाता है। आज मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देती हूँ कि आज मैं 20 साल से मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी बच्ची है जिसकी शादी अगली 15 दिसंबर को फिक्स है, और 20 साल से हर महीने में पाई करके अपने बच्चों का पेट काट के अपनी ख्वाहिशों को मारकर 1500 रुपए महीना भी अगर सेव करती हूँ, जो कि बहुत नॉमिनल है किसी फैमिली के अंदर, अगर मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं तो वो 3,60,000 रुपए आज बनता है। और हर साल अगर मेरे त्योहारों पर मेरे भाई मेरे बाप मुझे कोई गिफ्ट देते हैं, ये शगुन का पैसा आता है मेरे बच्चों के बर्थडे पे, तो 10,000 रुपये में सालाना लगाऊं तो 2 लाख रुपया वो 20 सालों में बन जाता है। आज मेरे पास 5,60,000 रुपया है और मोदी जी ने फिक्स कर दिया कि आप 2.5 लाख रुपए जमा करा सकती हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, जो बाकी पैसा मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए आज सेव करके रखा था, उसको मैं कूड़ेदान में फेंकूं या कहीं पर जला दूं, क्योंकि मोदी जी उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये पैसा कहां से आया, या मैं अपने पति को दे दूं। तो मैडम, जैसे हमने अभी उनको कहा ना, अभी ढुल साहब को, जो आपके बिल्कुल साथ में बैठे हैं, कि आप प्रवचन सुन के आए हैं, और आप जो ये वाली कहानी बता रही हैं, ये हमें जैसे राहुल गांधी ने कलावती की कहानी सुनाई थी, काफी पॉपुलर हुई थी मीडिया में। मैं आपको लाइव वैसी कहानी मैं अपनी फैमिली की लाइव एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। मेरी भांजी की शादी पिछले 7 नवंबर को थी। आप इमेजिन करेंगे कि घर के अंदर हालात ये थे कि बच्ची की जो ख्वाहिश की चीजें थी, जो दीदी जीजा जी को नहीं बता सकती, उनसे छुपाकर कुछ शॉपिंग करवाना चाहती थी, आज वो नोटों को लेकर मेरे पीछे भाग रही थी। बहन, अच्छा। तू बाहर जाती है, मेरे नोट ले जा और प्लीज इसको चेंज करा के मुझे दे दे। जीजा जी को आपको पता चलेगा, बहुत बुरा मानेंगे, लेकिन एक दर्द ठुकराल साहब ये है कि जो महिलाएं हैं घर की, है ना, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा था, थोड़ी बहुत चोरी चकारी आप की जेब से भाभी जी निकाल लेते होंगे कुछ नोट, तो वो वाला काला धन भी वापस मिल रहा है क्या ठुकराल साहब? नहीं, वो उसे काला धन आप कैसे कहेंगे? काला धन तो ये है, नहीं घरेलू, मैं उसको बिल्कुल काला धन नहीं कह रहा हूँ, इसको कटाक्ष के तौर पे लीजिए। ठीक है, वो तो निकले हैं बाहर पैसे, हस्बैंड ने या वाइफ ने जिसका अकाउंट है वो जमा करवाए हैं जाके लोगों ने। शहरों में तो ये हुआ है, पर जहां ये फैसिलिटी नहीं है ना, देखिए आपका टोटल जो बैंकिंग है वो 28% लोगों तक पहुंची है जी। आपके पास सिर्फ 2 लाख एटीएम्स हैं, 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, बहुत बड़ा ज्योग्राफी का बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें आपके पास था क्या? यानी मैं ये मानता हूं जो धुल साहब ने कहा कि इसको बिल्कुल सरप्राइज रखना चाहिए था, मान ली बात, क्योंकि अगर पता चल जाता तो काम खत्म था। अब आप ये बताइए इससे आगे कि आपकी तैयारी बैकग्राउंड में पीछे तैयारी क्या थी? नोट प्रिंटिंग की, नोटों को टिकाने में रखने की, लोगों तक पहुंचने का इंतजाम करने की। आर्मी मूव करती है, 2 लाख 4 लाख सोल्जर मूव करती है, उसके पास उसका कितना लॉजिस्टिक्स काम किया होता है, तब जाके मूव करती है, वो भी छुपा के रख लेती है। आर्मी की बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि ये मूवमेंट देखिए है, इसके कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम के तहत आप या कहें कि बिना सिस्टम के लागू कर दी गई, उसे लेकर सवाल उठ रहे। अर्थशास्त्री हमारे साथ है। नहीं, एक मिनट दीजिए मुझे। उसमें आप देखिए कि आपके पास
500 लाख करोड़ रुपया है जो आपका सर्कुलेशन में है। जी। इसका 85% कैश सर्कुलेशन है। जो रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उसमें से कितना पैसा, ये जेटली साहब मानते हैं कि 1% से कम पैसा है जो फेक करेंसी है, जिसकी ये बात कर रहे हैं टेररिज्म की और इसको लिंक करके। ओनली 1%? लेस देन 1%। अच्छा। फेक करेंसी जो है बहुत कम है, क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं होती वो चीज, वो और तरीके से चलती है। और टेररिज्म को फीड करने के लिए आपका एक कानून बना है, उसको लागू नहीं कर रहे। टेररिज्म को फीड करते हैं आपके बैंकिंग सिस्टम से, बकायदा इस सिस्टम से पैसा निकल के जाता है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, वापस जरूर आएंगे आपके पास, दोबारा आते हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी साहब। चौधरी जी, ये जो अभी नोटबंदी हुई है, हमारा जो भारत का अर्थशास्त्र है, इससे बिगड़ा है, सुधरा है? आगे आने वाले समय में मंदी का दौर आएगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मनी ज्यादा सर्कुलेशन में था, जमीन के रेट गिर जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे, लोगों के पास पैसा खरीदने के लिए नहीं बचेगा। लोग, ऐसा कुछ होने वाला है या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, ये जो सब बातें आपने कही हैं, इनमें से बहुत कुछ होने वाला है। काला धन अब भी सर्कुलेशन में है और आगे भी सर्कुलेशन में रहेगा। मुख्य बात समझने की ये है कि काला धन, पूंजीपति की पूंजी हमेशा सर्कुलेशन में रहती है। पूंजीपति की पूंजी अगर एक जगह टिक जाएगी तो वो उसके धंधे के लिए बहुत खराब चीज है। तो ये जो बोरियों में भर के या अलमारी में भर के पैसा तो है, बहुत छोटे स्तर पर रहता है। पूंजी का, चाहे वो ब्लैक मनी हो या वैसी पूंजी हो, ज्यादातर पूंजी तो सर्कुलेशन में रहती है। जहां तक आतंकवाद की फंडिंग की बात है, रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि 2015-16 में 28 करोड़ से कम का नकली पैसा पकड़ा गया है। बीएसएफ ने इसके अलावा, बीएसएफ और पुलिस संस्थाओं ने इसके अलावा पैसा पकड़ा है। बीएसएफ ने पूरे साल में 2.5 करोड़ के करीब पैसा पकड़ा था 2015 में। तो ये जो 28-30 करोड़ रुपए की जो नकली करेंसी पकड़ी गई है, कुछ ऐसी भी होगी जो पकड़ी नहीं गई है। आतंकवाद इसके भरोसे नहीं चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो नोट बंद करने का काम हुआ है, ये भारत में तीसरी बार हो रहा है। 70 साल में अगर तीसरी बारी नोट बंद करने की आपको नौबत आ रही है, तो इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि ये कोई बहुत ही टिकाऊ, बहुत ही लाभदायक तरीका नहीं है काले धन को बंद करने का। एक चीज। दूसरी चीज, मैं जानता हूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में नई नई मेरी नौकरी लगी थी, मेरी तनख्वाह 2000 के करीब थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ दी है, पर जब मैंने लगभग नौकरी छोड़ी तो 1.5 लाख के करीब मेरी तनख्वाह थी। तो मैं जब शुरू में नौकरी में आया तो 200-300 रुपया जेब में डाल के घूमता था, और अब कई हजार रुपए जेब में डाल के घूमना पड़ता है। तो ये मानना कि 500-1000 रुपए के नोट से के कारण से काला धंधा हो रहा है, तो फिर सरकार क्यों 500 और 2000 का नोट ला रही है? काला धन में बड़े नोट एक बहुत ही छोटी भूमिका निभाते हैं, और ये हमेशा ज्यादातर यही सवाल आज हम मुख्यतः उठा रहे हैं कि जब अलमारी और 1000 ब्लैक मनी के लिए है, तो ये तो हमने कई गुना ज्यादा हम मौका देंगे जब 2000 का नोट वाकई पूरे तरीके से चलन में आ जाएगा। पॉपुलेशन के पास थी, आज जो नोट बंद हुए वो 80% पॉपुलेशन के पास है। दिवाकर साहूजा के पास एक बार पहले जाएंगे। रंजीता जी, हम बिजनेसमैन हैं और कई तरीके के बिजनेस का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कई जगह पायनियर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बिजनेस कम्युनिटी कैसे देख रही है इस फैसले को? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी, देखिए एज ए देश प्रेमी होने के नाते तो ओवरऑल अगर कोई देश में कुछ ऐसा सुधार आता है जिससे देश की जीडीपी बढ़ जाती है, देश में बाद में डिफ्लेशन होकर चीजें नीचे गिर जाती हैं, लोगों की पहुंच में आ जाती हैं, उसके लिए तो बिल्कुल उसको अच्छा मानता है। लेकिन हम सोच रहे हैं ना, ऐसा हम सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन जो सबसे थोड़ा सा इसका जो असर पड़ा है कि ये दुर्भाग्य से उस वक्त पे आया है जब जो ओवरऑल ट्रेड है जो भारत का, जो खासकर मिडिल लेवल का, वो एक बहुत बड़ी मंदी से गुजर ही रहा था, अभी भी गुजर ही रहा था। तभी ये एकदम से 84% आप एक जो करेंसी है वो आउट हो गई। उसकी वजह से जो ग्राहक है वो आने बंद होंगे। जैसे अभी
ये दोनों प्रवक्ता बता ही रहे हैं कि मैं ये नहीं ले सकी, मैं वो नहीं ले सका, तो उसका असर किसके पास पड़ा? वो व्यापारियों के ऊपर ही पड़ा। फिर छोटे व्यापारी का तो कई बार छोटे छोटे रोज के पैसे लेने वाले भी होते हैं, जिसमें रोज के उसने थोड़े थोड़े पैसे देने होते हैं। कई तरह के तरीकों से वो अपना व्यापार चलाता है। हमें उम्मीद है कि शायद जैसे इन्होंने अभी क्या कहते हैं किसानों के लिए कुछ करने की कोशिश की है, इनको चाहिए कम से कम उन व्यापारियों का जो लोग सेल टैक्स से वैट से रजिस्टर्ड हैं, जिनके टर्नओवर हैं, उसको देखते हुए उनकी भी जो सीमा है निकालने की हफ्ते की वो भी बढ़ाएं और थोड़ा सा इसको जल्दी करें। ये जो 2-2 हजार के नोट हैं ये वर्केबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी करेंसी छापनी 100 रुपए में तो पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाता और अभी भी किया जाए तब जाके ये व्यापार में थोड़ा सा संभलेगा, नहीं तो व्यापार जो खत्म हो रहा था वो वापस आपके पास भी जाएगा। लौटूंगा। सीधा अब रुक करते हैं गुड़गांव का। गुड़गांव में दलबीर धनखड़ साहब हैं, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता, क्या कहेंगे जी? जी सर, धन्यवाद। चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ढुल साहब ने कहा नकली नोट और काला धन, दो बातों का बातें करी। नकली नोट, ये क्या गारंटी है सरकार की कि 2000 रुपए का नहीं छपेगा? नंबर एक। काला धन, काला धन ये किस तरह से मानते हैं? बहन बेटियां, माताएं बहनें, ये जो घर में पैसा बचत का रखती हैं वो सेविंग है उनकी, वो काला धन नहीं है। आज वो लाइन में लगा दी इन्होंने। एक समस्या देश में चल गई है। हमारी पार्टी ने सबसे पहले, ढुल साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कह रहे बढ़ाई नहीं करते, आपकी बढ़ाई की थी, हम फिर वही बात कर रहे हैं, रास्ता गलत है। आपने जो काम किया छुपा के किया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु व्यवस्था आपने बनानी चाहिए थी, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। आप जो भी व्यवस्था लेके आते हैं उसमें मौतें क्यों होती हैं? 45 मौतें आज हो चुकी हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी समस्या। आप जो भी व्यवस्था लेके आए हैं प्रदेश में, देश में, उसमें मौतें क्यों हो रही हैं? एक बड़ा मुद्दा है। काला धन आम आदमी के पास नहीं है, ये आपको पता लग गया होगा। लाइन में जो लोग लगे उनके पास काला धन नहीं है। उसको काला धन कैसे मानते हो? तो आपने देखना है, नकली करेंसी रोकना सरकार का काम है, जनता का काम नहीं है। नकली करेंसी आप रोकिए। 2000 रुपए का नोट नहीं लाना चाहिए था, 1000 और 500 रुपए के ही नोट किसी और कलर में नए नोट लाके रिकॉल कर सकते थे, तो उसमें नकली करेंसी रोकने का रास्ता था। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगा ढुल साहब, क्या आप कभी लाइन में लग के नोट बदले आपने? अगर आप कहो मैं चंडीगढ़ आ जाता हूं या आप गुड़गांव आ जाइए, कल हम अपने पैसे थोड़े से बदलवाएंगे, हमें जरूरत हो पैसे की, कितने घंटे में नंबर हमारा आएगा? व्यवस्था हमारी चरमरा गई है, इसमें कोई शक नहीं। मुकेश जी, व्यवस्था हमारी चरमरा गई है देश की, प्रदेश की। आप वापस आपके पास आप चालू नहीं कर पाए। कहिए रंजीता, आपसी ताना बाना खत्म हो चुका है और जो ये फिगर्स दिखाई जा रही है टीवी के ऊपर कि आप पहले 20,000 था, अब 24,000 कर दिया है, करंट अकाउंट में 50,000 कर दिया है। ग्राउंड रियलिटी जनाब बिल्कुल उलट है। आज सुबह की मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे अपने खुद के करंट अकाउंट से 5,000 से ऊपर जो बैंक वाले मना कर रहे हैं कि हमारे पास कैश उपलब्ध नहीं है, ये भद्दा मजाक किया जा रहा है। और जो 2,000 का नोट दिया भी जा रहा है, किसी से परचून लेने चले जाइए, किसी से कुछ भी लेने चले जाइए, अब 200 रुपए का सामान खरीदते हैं तो वो 1,800 रुपए वापस देने के लिए मना कर रहा है कि मेरे पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है। आप बिजली का बिल पे करने के लिए जाते हैं, जो आपका छुट्टा है आपको वापस नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार तो आप उजागर कर रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास 10,000 रुपए हैं जनाब, मेरे से चेंज कर लीजिए, मैं आपको वापस 7500 रुपया देता हूं। इन्होंने भ्रष्टाचार और जो चीजें थी और बढ़ा दी है चीज करके। पहले इनको 500 के नोट लाने चाहिए थे ताकि लोगों के पास रोजमर्रा के लिए एक्सचेंज होता। कई लोगों की आ रही है कि आप हमारे भाई 1 लाख रुपए बदला दो, 30,000 रुपए जो बदले उसको दे दो। पूरी कालाबाजारी चल रही है। हो रहा है। बड़ी बहन ने अभी बहन जी ने दो बातें कही इन्होंने अपनी पहली वाली बात में। अंत में इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, आपने ध्यान से सुना होगा, जो अब घटा भी है, पीछे आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाया भी गया उसको कई बार। क्या मैं उनको जला दूं या मैं उनको कूड़े में डाल दूं। इन्होंने बड़ी चैनल के सामने, लाखों लोगों के सामने कहा है। अभी जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, आप उनसे पूछना कि भाई आप लाइन में लगे, इसको जला क्यों नहीं देते? क्या वो जलाएगा? नहीं जलाएगा।
जनाब आप लाइन पे खड़े होकर देखिए तो सही है। तो जाइए मेरी सुबह बात। आप 8 बजे लाइन में लगते हैं, लंच सुनिए, टाइम आ जाता सुनिए, है, आपकी सुनिए, बारी अब नहीं इनको भी आती, बोलने और का लंच हक के है। बाद आप दोबारा खड़े होते हैं तो बैंक बंद हो जाता है, आपकी बारी नहीं आती। आप एक दिन खुद खड़े हुई ना, पता चलेगा क्या। मैं ये कह रहा हूं बहन जी, फिर भी वो आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं अपने रुपए को जला दूंगा या कूड़े में फेंक दूंगा। मैंने ये कहा है, आपने चैनल पर ये माना है कि मैं उसको कूड़े में फेंक दूं या जला दूं, इसका मतलब क्या है? कोई सुनते तो हो नहीं आप। उम्र भर की कमाई पर क्वेश्चनिंग होगी तो उसको जलाएगी। ये कह रही है कि जैसे सुनिए मैं समझाता हूँ आपको। नहीं आपको थोड़ा सा मैं इनकी तरफ से समझा देता हूँ। आज रंजीता जी का पक्ष ले लेते। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपने जो कैश जमा कराने की लिमिट रखी है ना, वो 2.5 लाख रुपए रखी है, और इन्होंने जो इकट्ठे कर रखे हैं या इनके जैसी किसी और महिला ने अपनी जमा पूंजी 3.5 लाख रुपए इकट्ठे कर रखी है, तो वो जो 1 लाख रुपए है उसका वो क्या करे? वो अगले हफ्ते में जमा हो जाएगी। हफ्ते में नहीं, वो मैक्सिमम लिमिट है। वो मैक्सिमम दूसरा व्यक्ति जमा करवा सकता है, तीसरा व्यक्ति जमा हमें अपने आदमी के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। हम इसके तो इसका मतलब आपने चोरी से रखा हुआ था जनाब, हर घर में चोरी होती है एक महिला। अच्छा चलो अपनी ख्वाहिशें मारकर सनसनीखेज रंजीता मेहता का सनसनीखेज बयान। थोड़ा लाइटर मोड में इसको लेते हैं। रंजीता मेहता का सनसनीखेज बयान, घर की हर महिला चोरी करती है। बहरहाल ये लाइटर है, कटाक्ष है, व्यंग के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद रंजीता मेहता को आज गुस्सा बहुत आया हुआ है और महिलाओं की बात करने वाली है, इसलिए रिमोट को हाथ मत लगाइए, कहीं मत जाइए, क्योंकि यह है आपका फेवरेट नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मिलते हैं छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन में आज बात हो रही है आप सबसे जुड़ी हुई, क्योंकि आप सब इस वक्त कतार में हैं। कोई किसी बैंक के एटीएम की कतार में है, तो कोई बैंक काउंटर की कतार में है, और कल के लिए प्लान बना रहे होंगे कि कल सुबह सुबह कौन जाएगा एटीएम की लाइन में, कौन लगेगा। यानी सभी को काम दे दिया मोदी साहब ने, पूरा इंडिया लाइन में है। ढुल साहब ठीक कह रहे हैं? नहीं मुकेश, देखिए जैसे मैंने माना है और हम लोग मानते भी हैं कि जिस इतनी बड़ी 131 करोड़ लोगों के देश में अगर हम कुछ नया चीज का परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम कुछ समय के लिए आलोचनाओं में रहेंगे। आपने आपके चैनल के माध्यम से भी, अन्य चैनल के माध्यमों से भी 9 दिन से ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें आप जैसे लोगों ने अपनी टीम को भेज करके वहां लाइन में खड़े लोगों के इंटरव्यूज भी लिए हैं। उन्होंने इस चीज को दिल से माना है कि निश्चित तौर पर मैं परेशान हूं, लेकिन ये जो मोदी जी का कदम है वो देश के लिए बहुत अच्छा है। मुझे परेशानी हो रही है लेकिन देश के लिए अच्छा है। ये आम आदमी की अंदर से आवाज आ रही है। और लाइन में तो आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हम लोग सिलेंडर के लिए भी लाइन में लगते थे, बहुत बहुत देरों तक लाइन में लगते थे, उस दौर से निकले हैं। तो निश्चित तौर पर दौर बदल रहा है। और जो नकली करेंसी, जो काला धन अभी तक आया नहीं है मार्केट से बाहर, निकलेगा, क्योंकि अभी तो आम रोजमर्रा के जो लोग हैं। और मैं एक चीज और मैं बताऊं आपको मुकेश, के मात्र 2700 लोगों, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2700 लोग जो हैं वो हमारे देश का 87% धन जो है वो उपयोग करते हैं, मात्र 2700 लोग। तो जो बचे हुए लोग हैं जो 13% में आते हैं, निश्चित तौर पर उनकी जरूरत की समस्याओं को प्रतिपूर्ति होने में 2-4-5 दिन का समय लगेगा। तो और जो नए नोट आ रहे हैं, लोगों को चिन्हित करके आपकी सरकार उनके लिए कार्रवाई क्यों वो भी करे? सुनिए, निश्चित तौर पर उन पर भी गाज गिरेगी, लोगों को जो परेशान उनको भी कर पकड़ा दिया जाएगा। आपने 2700 लोगों के लिए, इस चीज की सराहना कोई कैसे करे? आप उन 2700 को टारगेट करते, कोई कुछ बोलता ही मैंने ये कहा उनको भी, वो ऑटोमेटिकली टारगेट होंगे, वो भी आएंगे। और उनके माध्यम से उन 2700 ने किन 27,000 और लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है,
उनको भी पकड़ा जाएगा। और उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा मोदी जी का, जो अभी उन्होंने 50 दिन का आप लोगों से समय मांगा है, उसमें भूमि जिन जिन लोगों के नाम बेनामी संपत्तियां हैं उनको भी पकड़ा चंडीगढ़ के जाएगा। बाद सीधा रोहतक चल रहे हैं, हरियाणा का दिल रोहतक। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी साहब। चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी सबका नंबर लगेगा, कोई नहीं बचेगा, ऐसा जाल बिछाया है मोदी साहब ने कि अब अच्छे दिन आने में बस चंद ही रोज बचे हैं। देखिए 1978 में भी ये नोटों का रद्दीकरण हुआ था और उस समय लक्ष्मण का एक कार्टून छपा था, वो शायद आज भी मौजूद है। उस कार्टून में ये दिखाया गया था कि शेर की पूंछ मात्र पिंजरे में आ रही थी। मैं शेर की पूंछ की बजाय कहूंगा छिपकली की पूंछ मात्र पिंजरे में आएगी। छिपकली की ये खासियत है कि पूंछ खत्म भी हो जाए तो भी वो जीवित रह सकती है। इतना भर आटे में नमक के बराबर थोड़ा बहुत छोटे स्तर के लोगों के काले धन पर, थोड़ा छोटे स्तर के भ्रष्टाचारियों पर इसका असर पड़ेगा। जो बड़े स्तर के भ्रष्टाचारी, हाँ, राजनीतिक पार्टियों की अगले चुनाव में के तैयारी पर असर पड़ सकता है, परंतु बुनियादी तौर पर भ्रष्टाचार और काले धन के धंधे पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मैं इसके संदर्भ में 2 उदाहरण देना चाहूंगा। भारत में जो विदेशी निवेश के तौर पर पैसा आ रहा है, इस एग्जाम्पल लगभग से हम आपके सहमत हैं। कई बार छिपकली पकड़ने की कोशिश हम बचपन में करते थे ठुकराल साहब, और छिपकली पकड़ में नहीं आती थी, उसकी पूंछ हमारे हाथ में रह जाती थी और छिपकली फिर दीवार पे चढ़ जाती थी। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य में नोटबंदी है, क्या चौधरी साहब यही काले इस धन के उदाहरण साथ को हम होने वाला है। कह सकते हैं कि हकीकत बनेगा? देखिए, जो राजेंद्र भाई ने बात की है ना, उसमें काफी सच है। हम इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे चल रही है उसको समझ लें, और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी क्या थी, क्यों किया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति के खजाने में, उसके अकाउंट में 15 लाख रुपया जमा हो जाएगा, हम इतना ऐसा काम करेंगे। आ सकते हैं, ऐसा कहा था, जमा नहीं करवाएंगे। ढुल साहब ऐसा कहा था? एक सेकंड, ढुल साहब बाद में करवाएंगे। थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ इनको, ठुकराल साहब। देखिए, उसको कहीं पूरा करने की कोशिश थी। यूपी के इलेक्शन हैं, गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, 2 और सूबों के हैं। इन इलेक्शंस में आप जब जाएंगे तो आपको लोग आपके वादे याद करवाएंगे कि आपने ये वादा किया था, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा, वो होगा। उसको इनका प्रधान जो है वो जुमला कह चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं बात छुपी हुई थी उनके दिमाग में कि कुछ किया जाए। योजना ये आई कि 500 और 1000 के नोटों को हम बंद कर देते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। सवाल यह है कि आपने लॉजिस्टिक्स का वर्कआउट ही नहीं किया। इतना बड़ा काम हमने ले लिया, इसकी तैयारी क्या है? नोट छपे हुए पड़े हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? आपने कहा कि 25,000 रुपये किसान ले सकता है, 50,000, वो वहां बैंकों में पैसा है ही नहीं। मुझे आज 3,000 रुपया नहीं मिला। ना एटीएम में पैसे थे, ना उनके पास चेक पेश किया। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? मैं चंडीगढ़ की पंचकूला की IDBI ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो जब चंडीगढ़ में, पंचकुला में IDBI बैंक में, अब सुन लीजिए, इसके पीछे साहब को देने के लिए 3,000 रुपए नहीं है, तो बाकी देश के या प्रदेश के हालात क्या होंगे, ये और समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन हमारे साथ है। एक सेकंड। इसमें आप ये देख लीजिए कि इसका टोटल क्या निकल के आएगा। जो 18 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसमें से क्या निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा? उसमें से बहुत कम आएगा, क्योंकि सर्कुलेशन में होता ही नहीं पैसा। जो राजनीतिक पहलू है इसके पीछे, वो भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बार जो बिजनेसमैन है उनका इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है कि ठीक है जो हो रहा है, आपको फायदा होगा आने वाले समय में इसका? आजकल तो ग्राहक गुम है आपकी दुकान से। अब जी तो मैं तो यही कह रहा था कि ये जो जितनी सरकारें हमारी इतने कई सालों से आ रही हैं, और अभी जो भाजपा है जिसको हम व्यापारियों की पार्टी भी मानते रहे हैं, उनको बड़ा थोड़ा सा लगता है कि उनको व्यापारियों की चिंता जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। काश ये लाइनें जो हम तरस रहे हैं कई सालों से कि हमारी दुकानों के बाहर हो, उन लाइनों की तो अब किसी को चिंता नहीं है। उनको तो ऑनलाइन ने खा लिया है, या इन्फ्लेशन ने खा लिया है, या तरह तरह के जो बहुत ही पेचीदा हमारे टैक्स के स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने खा लिया है।
और वो मिडिल क्लास के लेवल का ट्रेडर तो आज की डेट में हर साल नीचे को जा रहा है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इनको तुरंत कोई ना कोई राहत अनाउंस करनी चाहिए, किसी भी रूप में करें, चाहे टैक्सेशन के रूप में करें या प्रोसीजर के रूप में करें या उनकी जो लिमिट्स हैं, क्योंकि देखिए उनके पास लाइनें तो क्या, एक ग्राहक भी नहीं आ रहा आज की डेट में, 70% बिजनेस रह गया। और ये छोटे दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं, जैसे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की बात करें तो वहां पे बहुत भीड़ दिखाई देती थी, आजकल बिल्कुल खाली दिखाई पड़ता है। सभी लोग एलेंटे में चले जाते हैं जहां पर विश्व स्तरीय ब्रांड है। तो जो वहां के बिजनेसमैन थे या जिनकी छोटी दुकानें, छोटे शोरूम है, उनके बचने की कुछ है संभावना, या अभी तक तो कोई नजर बड़ी नहीं मछली है वो छोटी मछलियों को खा रही है? हालांकि इसने इस सारी व्यवस्था जो हुई है, इसने एक फायदा दिया है कि आम नागरिक को आज छोटे बनिए की जो पड़ोस की दुकान थी उसकी महत्वता का पता चला है। कैसे? उसने आज फिर भी उनको उधार दिया है, आज भी उसने उनको सामान पहुंचाया है। ये एक मौका है, मैं तो कहूंगा दुकानदारों को आज अपना दिखाने का कि हम कितना एक ग्राहक को क्या सेवा दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने की और दिल को छूने वाली बात की है। जी रंजीता जी, आप बताइए। मुकेश जी, अगर आप पीछे गौर करेंगे कि ये जो मोदी जी ने सब कुछ किया है और ये पूरी सोच समझ के इन्होंने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू किया है। जब 2014 मई में कांग्रेस की सरकार थी, तब तक लिमिट थी कि आप 75,000 US डॉलर से ज्यादा करेंसी बाहर नहीं भेज सकते। आप इसको जान के हैरान होंगे कि 135% इंक्रीज मोदी सरकार के आने के बाद हो चुका है। पहले उस राशि को 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया और अब 2.5 लाख जो US डॉलर्स हैं आप देश से बाहर भेज सकते हैं। अगर आप वाकई किन कारणों से मैं बता रही हूँ कारण आपको, क्योंकि उनको ये स्ट्रेटजी पता थी कि मैं नोट चेंज करूंगा और कहीं ना कहीं अपने खुफिया तंत्र से अपने लोगों को पहले ही बात कन्वे कर दी गई थी कि अपना पैसा जितना बाहर भेज सकते हो भेज दो और जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो कर लो, कि मैं ये चीज करने वाला हूँ। मेरे पास प्रॉपर आंकड़े हैं। अगर पिछले 1 महीने की ट्रांजेक्शन आप पिछले सालों से कंपेरिजन करेंगे तो कई 100 लाख करोड़ ज्यादा जमा हुआ है और स्पेशली बीजेपी के जो अपने अकाउंट्स हैं उनके अंदर जमा हुआ। ये वाली बात बीजेपी के वर्करों को बता दी थी उन्होंने, है सर? वर्करों को बताई या नहीं बताई? जो इनके मेन अंबानी अंडानी हैं, जिन्होंने जियो जैसा एक चीज लॉन्च की कि पैसा अभी मैं लगा रहा हूं और आप पैसा 4 महीने के बाद मुझे देना, ये पूरी सोची समझी साजिश की। धनखड़ साहब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। धनखड़ साहब, क्योंकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं, जैसा ढुल साहब कह रहे थे कि जो लाइन में खड़ा आम आदमी है, वो आम आदमी कह रहा है कि चाहे थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़े, लेकिन मोदी साहब ने जो कदम उठाया है ये बिंदास है, इसकी मैं सराहना करता हूं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में ये खबरें भी आ रही हैं कि किसी का बच्चा बिना दवाई के मर गया, नोट नहीं बदला गया, कोई एटीएम पे खड़ा खड़ा चक्कर खा के गिर गया, किसी के बेटी की शादी थी, वो वहां पे दहेज के लिए जो तिलक है या सोना है वो नहीं खरीद पा रहा तो वो मर गया। तो आप जैसे मर गया वाले बता रहे थे, लेकिन सराहना भी तो हो रही है इस कदम की। धनखड़ जी। मुकेश जी, हमारी पार्टी ने भी इसकी सराहना की थी। सरकार ने सबसे पहले होमवर्क नहीं किया और जिस तरह का होमवर्क मेरे ढुल भाई साहब बता रहे हैं, कुल 27 व्यक्तियों के पास इस देश का पैसा है, तो उन 27 व्यक्तियों पर शिकंजा कस लेते, बाकी जनता को दुखी नहीं करते। बाकी एक मुद्दा आज आपने बहुत अच्छा उठाया, वो ये उठाया, चलो 2700 व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, उन्हीं पर शिकंजा कस लेते तो शायद पूरा देश बर्बाद नहीं होता, परेशान नहीं होता। और स्याही का सच मैं आज पूछना चाहता हूं मुकेश जी, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्याही के सच से बाहर कब निकलेगी? पैसा देने के लिए स्याही लगाएगी, अगली बार पैसा लेने जाएगा स्याही लगी रहेगी, तो पैसा देंगे या नहीं देंगे? अच्छा चलिए, आज राज्यसभा में हरियाणा में स्याही को ही बदनाम किया था। धनखड़ साहब से प्लान जान लेते हैं कि मान लीजिए आप वित्त मंत्री होते, चौटाला साहब की सरकार होती केंद्र में, और आप ब्लैक मनी को दूर करने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा करते, तो आप कौन कौन से इंतजाम करते जो ये करना भूल गए? सर मुकेश जी, सबसे पहले तो जो करने की हमारी सोच है वो ये है, 1000 और 500 के नए नोट आते, सबसे पहले शिकंजा कसा जाता। फेक करेंसी जो ये कहते हैं बहुत ज्यादा घूम रही है, दूसरे देशों से आ रही है, 500 और 1000 के नोट के कलर बदल के सरकार जनता को मौका देती, आप अपने नोट बदलवा दिए, बैंक में रिकॉल करिए,
रिकॉल कीजिए और बड़े नोट खत्म कीजिए। अब तो ये सरकार तो 2000 रुपए का नया नोट ले आई, ये रिकॉल नहीं कर रही, ये तो काला मतलब 2000 का नोट नकली आ जाएगा तो ये क्या करेंगे? सरकार कह रही नकली नोट को हम रोक रहे हैं, फिर काले धन को रोक रहे हैं। काला और नकली धन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका था सबसे पहले 1500 का कलर चेंज करके जो एक्सपर्ट है हमारे, जो एक्सपर्ट है, एक मिनट, एक्सपर्ट से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी चौधरी साहब, ये जो फॉर्मूला इनेलो के प्रवक्ता दलबीर धनखड़ सुझा रहे हैं कि भाई नोट के कलर चेंज कर देते और खुला पैसा बैंक में दे देते, जिसके पास भी पुराने नोट हैं वो आए बदला लें और उसके बदले नया नोट ले लें, ऐसा हो सकता था क्या? अगर ऐसा होता तो क्या अच्छा होता या इससे अच्छा नहीं होता कि जिस तरीके से आज दिखाया जा रहा है कि अब पैसे वही बदला सकता है जो उसका हिसाब किताब देगा, और काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जितनी शायद उसको कमाने में मशक्कत नहीं करनी पड़ी उतने बदलाने में करनी पड़ रही है। चौधरी साहब, चाहिए नकली करेंसी और काला धन। जहां तक नकली करेंसी की बात है तो जो दलबीर धनखड़ जी कह रहे हैं वो ठीक है, और वो भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने पहले भी किया है। 2005 से पहले के जो छपे हुए नोट है जिनमें कम सिक्योरिटी फीचर्स होते थे वो 2013 में ऐसे ही रिकॉल किए गए थे, वो अब तक भी रिजर्व बैंक में जमा किए जा सकते हैं। तो जहां तक नकली नोटों की बात है तो जो कम सिक्योरिटी फीचर्स वाले हमारे नोट हैं उन्हें वास्तव में रिकॉल किया जाना चाहिए था, ना कि एक मुश्त बंद किया जाना चाहिए था। जहां तक ब्लैक मनी की बात है, 2 दिन पहले अखबारों में खबर छपी है, प्रशांत भूषण जी ने एक केस डाला है कि जो पकड़े गए हैं, जिनका सबूत मिला है इनकम टैक्स अधिकारियों को कि ये रिश्वत का पैसा गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो काले धन पे रोक लगाने के लिए नोटों को बंद करना आवश्यक नहीं है। आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है, इनकम टैक्स और जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसको लागू करने की जरूरत है। यहां तो खुलकर चीजें आती हैं। राडिया टेप्स आए थे जिसमें इवन टाटा जैसी कंपनी और दूसरी कई कंपनियों के बड़े बड़े नेता, ये छोटों की बात नहीं कर रहे हैं, लेन देन की बातें कर रहे थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए और काला धन पे रोक लगाने के लिए बड़े नोटों को या 500, मैं नहीं समझता कि 500 का नोट आज की तारीख में बड़ा नोट है, उसे बंद करने की कोई जरूरत थी। लेना चाहूंगा, आपके पास भी आने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा मसला है किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से देश की जनता देख रही है? क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है, कभी कभी सुख पाने के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट सहने को तैयार है नतीजे अगर ठीक निकले तो। पहली चीज ये है कि सरकार ने जहां काला धन जनरेट होता है वो जो स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का उसको कुछ सुधार नहीं किया। दूसरे नंबर पे जो काला धन जनरेट हो चुका है जिसके बारे में पनामा पेपर्स हैं, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, दूसरी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। सवाल है अगर सरकार के पास इतनी बड़ी तंत्र के बावजूद अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि किन लोगों के पास है तो सभी को रगड़ा लगा दो। 10 आदमी चोर हैं तो 90 को साथ में जेल में भेज दो। ये क्या किस किस्म की सोच है ये? मतलब सवाल यही है कि आपने एक बात और सुन लीजिए। इससे जो आर्थिक व्यवस्था पहले चरमरा रही थी, व्यापार भी खत्म था, प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ चल रहा है? अच्छा, सरकार ने अपना खजाना खाली होते देखकर और जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट से उनको बेचना शुरू कर दिया है। सरकार के अपने, क्योंकि ये मसला बड़ा है, पब्लिक सेक्टर और दूसरा आज की नोट का था। समय अब हमारे पास समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा कि और कमेंट अब नहीं ले पाएंगे समय की कमी के कारण, लेकिन आप सभी जो बुद्धिजीवी हमारे बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किया, आपका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में ये जो कदम सरकार ने उठाया है इसमें नीयत सरकार की अच्छी बताते हैं। तो अच्छी नीयत है तो जाहिर है कि देश में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अगर कुछ पॉलिटिकल ड्रामा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में, सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि आप जनता हैं, आप फैसला करते हैं। तो ये कदम अच्छा है बुरा है ये भी हम आज इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, और इसका फैसला लेने के लिए आप अधिकृत हैं, ये फैसला हम आप पे ही छोड़ते हैं। लेकिन आप बिल्कुल रिमोट को छोड़ दीजिए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, क्योंकि बिग बुलेटिन के बाद भी ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।